दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे वो पूरी कहानी जिसमें दाऊद इब्राहिम ने और उसके गैंग ने समद खान को मारने के लिए कैसे दगड़ी चाल के बड़े लोगों का सहारा लिया, जिसको हम आजकल के कॉरपोरेट वर्ल्ड के जो नई रवायत चल रही है आउटसोर्सिंग, वो आउटसोर्सिंग 1984 में शुरू हो गया था, जो बाद में बहुत सारे केसेस में चला। कारण ये था कि दाऊद का अपना कोई बड़ा गैंग नहीं था, उसके पास अपने शूटर नहीं थे, हथियार थे, पैसा था, सब था, क्लाउड था। वो पैसा कहाँ से आता था वो भी आपको एक एपिसोड में बताएंगे। लेकिन क्योंकि समद खान दाऊद के लिए सबसे बड़ा खतरा बन के खड़ा हो गया था, वो क्यों हुआ था, वो किस्से हम आपको सुना चुके हैं। कैसे समद खान ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार दाऊद के अड्डों पे जाके फायरिंग की, लोगों को इंजर्ड किया और खतरे की घंटी बजाई। तो दाऊद के लिए अपनी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था समद खान को ख़त्म करना, और उसके लिए उसने सहारा लिया दगड़ी चाल का। कैसे ये पूरी साजिश बनी, कैसे मारने वाले इकट्ठे किए गए और कैसे समद खान को मारा गया। और उसके लिए 10 लाख रुपए की सुपारी उस ज़माने में दगड़ी चाल के शूटर्स को दी गई, जिसमें बड़े लोग शामिल थे, रमा नायक, बाबू रेशम और विजय कंजारी। ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। और वो 10 लाख कहाँ गया, कैसे खुर्द बुर्द हो गया, मारने वालों तक पहुँचा ही नहीं, वो कैसे उसमें से कुछ पैसा एक बच्चे की पार्टी में उड़ा दिया गया और कुछ पैसा जुए में हारा गया, और आखिर में कैसे कंजारी गैंग की जो कंजारी वाड़ा था उसकी और दगड़ी चाल की दुश्मनी हुई। उसके चलते 1987 में 87 के बाद तकरीबन 2 साल और 3 महीने के बाद उसको 3 साल और 2 महीने के बाद बाबू रेशम का कत्ल होता है। क्या हुआ ये सारा किस्सा, कैसे बिखर गया कंजारीवाड़ा का गैंग, ये पूरी कहानी आज आपको सुनाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से संदेश। बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, अंदर के लोगों से जानकारी ली गई, जिसको सबको इकट्ठा किया संदेश ने, और अपने सोर्सेस से उसने जो जानकारी हासिल की वो सब आपके साथ साझी करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलते हैं मुंबई। क्या कहना है संदेश का इस पूरे किस्से के बारे में, सुनिए। आज हम बात करेंगे कंजारी गैंग और दगड़ी गैंग की, पहले की दोस्तियां फिर दुश्मनियां। जी जी ये वही कंजारी गैंग था जिनका एक सरगना वो समद खान को मारने में भी दगड़ी गैंग के साथ था, रमा नायक के साथ, बाबू रेशम के साथ वो भी था। जी जी और उसके बाद इनको अच्छा खासा पैसा भी मिलता है वहां से, दाऊद से, समद खान को मारने के बाद। हाँ। वो बात बाद में करेंगे कि दाऊद ने समद खान को मारने के लिए अपने गैंग का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, ये बाहर के लोग क्यों लिए, इनको कहते हैं भाड़े के टट्टू। जी जी पैसा दिया और उनको हायर किया और उनको काम दे दिया। जी ये अपने आप में एक डिफरेंट सब्जेक्ट है जो 2-4 दिन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। जी आप जी भी थोड़ा और इसमें मटेरियल निकाल के रखना, कैसे बड़े गैंगस्टर अपने गैंग के लोगों को बचाने के लिए बाहर से भाड़े पे लोग ले लेते थे, उनसे काम करवाते थे, आउटसोर्सिंग करवाते थे। आउटसोर्सिंग का। जी तो इसमें भी सबसे बड़ा आउटसोर्सिंग का ऑपरेशन जो था वो समद को मारने के लिए किया गया, जिसमें कंजारी गैंग के लोग भी थे, जिनमें एक बड़ा सरगना था जिसने बाद में बाबू रेशम को उस लॉकअप में, अग्रीपाड़ा लॉकअप जो जैकब सर्कल लॉकअप था, वहां पे मारा। जी तो ये कुछ इनकी पहले दोस्तियां, बाद में दुश्मनियां, इसके बारे में आपने काफी काम किया है, तो जरा उसकी बात करें आज। जी जी ठीक है। हाँ जी।
सबसे पहले तो क्या है, कंजरीवाड़ा के बारे में बात करते हैं। जो ये इलाका है, हाँ ये इलाका दगड़ी चाल के पास है, और कंजरीवाड़ा में जो पॉपुलेशन है वहाँ की, हाँ वहाँ के ज्यादातर लोग ये जो मेनिक्योर और पेडिक्योर करते हैं ना, हाँ। उस बिजनेस में इन्वॉल्व थे वहाँ के मोस्ट ऑफ द लोग। ओके। ये उस जगह की बैकग्राउंड हुई। उसके बाद वहाँ पे विजय उतेकर कंजारी, गोपी कंजारी, ये सब लोग थे जो अंडरवर्ल्ड या गैंग से जुड़े हुए थे दगड़ी चाल से, हाँ। शुरुआत के दिनों में। ओके। अच्छा, तो दगड़ी चाल के लोग और ये कंजारीवाड़ा के लोग, इन लोगों ने मिलके जब इनकी दोस्ती थी शुरुआत में, तो सबसे पहला जो बड़ा काम किया वो हाँ। समत खान को मारने का काम था। ओके। ऐसा कहते हैं कि समत खान जब उस बिल्डिंग से लिफ्ट के बाहर आया ना, हाँ। तो उसके ऊपर सबसे पहला फायर ओपन विजय उतेकर कंजारी ने किया था। हेलो। ओके। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, हाँ 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 हाँ। हाँ। और दूसरी बात क्या है, समत खान को मारने के बाद ये विजय उतेकर कंजारी जो है, इन लोगों को बहुत बड़ा अमाउंट मिला था समत खान को मारने के बदले में, हाँ, मुझे जिसका। कुछ ऐसी खबर आई थी कि इस पूरे गैंग को मिला के 10 जी लाख रुपए दिया गया था, जिसमें बाबू रेशम या दूसरे सब लोग, कंजारी वगैरह, इनका सबका। जी, सही बात है, 10 लाख रुपया इन लोगों को दिया गया था। तो ये समत खान को मारने का पहला काम इन लोगों ने साथ में मिलकर किया, जब ये एक दूसरे के दोस्त थे। हाँ इसके बाद इन्होंने एक दूसरा काम क्या किया, जो प्लान नहीं किया गया था, या कोई किसी की सुपारी नहीं थी, कुछ नहीं था। आमिरजादा पठान जो था ना, हाँ। वो आर्थर रोड जेल में बंद था साबिर मर्डर केस में। ओके। तो 5 सितंबर 1983 को ये बाबू रेशिम और विजय उतेकर ने आर्थर रोड जेल के अंदर आमिरजादा पठान पे हमला किया था। ओके। और आमिरजादा पठान की जो बैठने की जगह है, जो सीट है, हाँ। उस पर उन्होंने वार कर दिए थे। ओके। जिसके दूसरे दिन 6 सितंबर 1983 को आमिरजादा कोर्ट में मारा गया था डेविड परदेसी के द्वारा। हाँ। तो ये और एक काम इन्होंने किया आमिरजादा पर जेल में हमला करने का, हाँ। बाबू रेशिम और विजय उतेकर कंजारी दोनों ने मिलकर। ओके। अच्छा, इसके बाद बात ये होती है कि समत खान को मारने के बाद इनको जो पैसा मिला था ना, हाँ। वो पैसा बाबू रेशिम ने रखने के लिए विजय उतेकर कंजारी के पास दिया था। ओके। हाँ, और समत खान को मारने के कुछ दिनों बाद ही विजय नहीं, उतेकर उसमें को। उसमें मैं आपको एक मिनट रोकता हूँ यहाँ पे। हाँ, इनको डर था कि उस समय तक विजय उत्तेकर उर्फ कंजारी कोई बहुत बड़ा नामचीन आदमी नहीं था। नहीं था, नहीं था। और लेकिन छोटा मोटा गली का दादा जरूर था, जो अग्रीपाड़ा को मालूम था, पुलिस जी स्टेशन जी को। जी इन लोगों ने अपने पास पैसा दगड़ी चाल में या लाल बिट्टा जी चाल में या वो जो इसकी अपनी बिल्डिंग थी, क्या नाम था उसका, बाबू रेशम की, लाल बिट्टा जी चाल, हाँ हाँ। तो वहां पे नहीं रखा, क्योंकि अगर पुलिस की रेड वगैरह होती है तो पैसा पकड़ा जाएगा। वो पैसा रिकवर हो सकता था। हाँ, तो इनको ये डर था कि जो छोटे आदमी के घर में रखो तो इस पे ये शक ना बचा हो। रहेगा। हाँ, कैमोफ्लेज करने के लिए। हाँ, आगे चलिए अभी। हाँ, तो इन्होंने वो पैसा विजय उतेकर कंजारी के पास रखा था। हाँ। अभी बात क्या हुई, समत खान को मारने के थोड़े दिनों के बाद ना विजय उतेकर को बेटा हुआ। ओके। तो उस विजय उतेकर के लड़के का नेमिंग सेरेमनी था। हाँ। उस नेमिंग सेरेमनी में ये दगड़ी चाल के गैंग के सब लोग मौजूद थे। हाँ। तो विजय उतेकर ने उसमें क्या किया, वहां पार्टी चल रही थी, उसमें सब लोग डांस कर रहे थे। हाँ। तो विजय उतेकर ने अपनी जेब से पैसे निकाल के उसमें से 100 रुपए के नोट वो हवा में उड़ाने लगा डांस करते वक्त। हाँ, 1984 में 100 रुपया बहुत बड़ी कीमत गिना जाता था। जी, सही बात है। हाँ, 1981 में मेरी सैलरी जो थी वो 1700 रुपए थी महीने की, सही अंदाजा बात है, लगा लो सही आप। बात है। हाँ। तो वो अपने बच्चे के नेमिंग सेरेमनी के पार्टी में वो रुपया उड़ा रहा था, 100 रुपए के नोट। हाँ। तो ये बात बाबू रेशिम को खटक गई। तो बाबू रेशिम ने वहां जितने लोग मौजूद थे सबके सामने विजय उतेकर कंजारी को थप्पड़ मारा और गालियां दी ओके। कि तू पैसा क्यों उड़ा रहा है। हाँ। तो ये सब लोगों के सामने विजय उतेकर की जो बेइज्जती बाबू रेशिम ने की ना, हाँ। ये इनकी दुश्मनी का सबसे पहला इंसिडेंट था। ओके। तो तब से क्या था, विजय उतेकर के मन में वो बाबू रेशिम के लिए खुन्नस थी। हाँ। अब वो किसी तरह से अपनी खुन्नस निकालना चाहता था। हाँ। तो इसके थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, वह भाईकला क्रॉस लेन के पास ना एक हाँ। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट था जिसका ओनर था सुधा शेट्टी।
हाँ तो ये विजय उतेकर कंजारी अपनी भड़ास निकालना चाहता था, बाबू रेशिम से बदला लेना चाहता था। तो वो सुधा शेट्टी के रेस्टोरेंट में बाबू रेशिम एक आदमी के साथ बैठा हुआ था। ओके तो बाबू रेशिम जिस आदमी के साथ बैठा था ना, वो होटल में, उस आदमी का नाम था नरेश पहलवान। ओके वो हट्टा कट्टा आदमी था, रेसलर टाइप का। हाँ हाँ, तो वहां पे वो बाबू रेशिम नरेश पहलवान के साथ बैठा हुआ था रेस्टोरेंट में। हाँ वहां पे ये विजय उतेकर कंजारी अपने एक आदमी को साथ में लेके बाबू रेशिम को मारने पहुंचा। ओके अभी उस हमले में क्या है, विजय उतेकर कंजारी के पास एक 12 बोर का कट्टा था, हाँ और विजय उतेकर के साथ जो आदमी गया हुआ था ना, हाँ उसके पास 6 चेम्बर का रिवॉल्वर था। ओके हाँ, तो उसने देखा कि वो बाबू रेशिम वहां रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, तो उसने बाबू रेशिम के ऊपर वो 12 बोर के कट्टे से फायर कर दिया। ओके तो उसमें जो छर्रे थे ना, हाँ वो बाबू रेशिम के हाथ में लगे। ओके वो जख्मी जख्मी हुआ, मरा नहीं उसमें। हाँ और उसके साथ जो नरेश पहलवान था बाबू रेशिम के साथ, हाँ उसने क्या किया, ये विजय उतेकर कंजारी के साथ जो दूसरा आदमी आया था ना, हाँ उसको नरेश पहलवान ने जकड़ लिया। ओके तो उसको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की। तो जो विजय कंजारी का दोस्त था, उसने नरेश पहलवान को 6 गोलियां मार के गिरा दिया वहीं पे। ओ तो इस हमले में बाबू रेशिम का वो साथी नरेश पहलवान मारा गया और बाबू रेशिम जख्मी हुआ। हाँ अब इससे क्या हुआ कि ये विजय उतेकर कंजारी और बाबू रेशिम की लड़ाई ओपन हो गई। ओके मतलब खुलेआम एक दूसरे के वो सामने हो गए थे, आमने सामने। ये 85 86 की बात होगी। 85-86 के दरमियान की ये बात है। हाँ अच्छा, उसके थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, ये जहाँ कंजारी वाड़ा है ना, हाँ उसी के नजदीक और एक आदमी रहता था जिसका नाम था राजा कामेरकर। ओके वो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड का था, और वो जुए का अड्डा, मटके का अड्डा, ये सब चलाता था। हाँ और इसी दौरान क्या हुआ था, जो समत खान को मारने के बाद 10 लाख रुपया इन लोगों को मिला था, हाँ वो बाबू रेशिम बार बार विजय उतेकर कंजारी के पास मैसेज पहुंचाता था कि वो पैसा दे दो, पैसा दे दो, ऐसा करके। हाँ लेकिन दरअसल बात ये थी, विजय उतेकर कंजारी वो 10 लाख रुपया, जो एक जुआ आता है जिसको चक्री बोलते हैं, हाँ हाँ उस जुए में वो विजय कंजारी वो 10 लाख रुपया हार चुका था। ओके और बाबू रेशिम ने जब इससे कोशिश की पैसा वापस मांगने की, हाँ तो इसने बाबू रेशिम को उल्टा सुल्टा जवाब दिया, उसकी बेइज्जती की। हाँ तो इससे इन लोगों का आपस का खुन्नस और झगड़ा और भी बढ़ गया। ओके अच्छा, तो हम बात कर रहे थे राजा कामेरकर की, जो कंजारीवाड़ा के पास ही रहता है। हाँ तो वो राजा कामेरकर जो था ना, हाँ उसको बाबू रेशिम ने, उसका और बाबू रेशिम का कुछ झगड़ा हो गया, तो बाबू रेशिम ने उसको पीट दिया, ओके उसकी बहुत पिटाई की। तो राजा कामेरकर ने क्या किया, ये आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन है, वहां पे बाबू रेशिम का कंप्लेन कर दिया। तो राजा कामेरकर जो था ना, हाँ उसने बाबू रेशिम के खिलाफ आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दी वेरी गुड कि इसने मेरी पिटाई की है, और वो इंजर्ड भी हुआ था उसमें। ओके तो ये वही मामला है जिसके लिए बाबू रेशिम को 7 रस्ता लॉकअप में रखा गया था। हाँ वो उसी की कंप्लेंट थी वो हाँ हाँ, ये 87 की बात है। हाँ तो मार्च 87 की हाँ, तो उसके बाद जब बाबू रेशिम राजा कामेरकर को पीटने के केस में लॉकअप में बंद हुआ, तो फिर ये आपका गोपी कंजारी हो गया, विजय कंजारी हो गया, इन लोगों ने प्लान किया उसको लॉकअप में मारने का। ठीक है हाँ, और 5 मार्च 87 को बाबू रेशिम लॉकअप में मारा गया। हाँ अब इसमें बात ये हुई कि राजा कामेरकर जिसने कंप्लेंट किया था बाबू रेशिम का, हाँ उसको यह एहसास हो गया कि दगड़ी चाल के लोग अब उसको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल तो उसने वो भाईकाला कंजारीवाड़ा का इलाका छोड़ के वो सब अर्श में कहीं शिफ्ट हो गया, घाटकोपर की तरफ। ओके और वहां से वो अपना मटके का अड्डा वगैरह चला रहा था। हाँ तो बाबू रेशिम मारा जाने के बाद ये अरुण गवदी के लोगों ने घाटकोपर में जाके सबसे पहले उस राजा कामेरकर को मारा। ओके हाँ, तो वो वहां पे मारा गया, ये दगड़ी चाल और कंजारीवाला की लड़ाई में। ओके उसके बाद ये दगड़ी चाल में जो विजय कांबले था ना, हाँ उसने दगड़ी चाल के 2 लड़के, जिसमें एक का नाम था सलीम पोरिया, उसको हाँ सलीम पोरिया बोलते थे, पोरिया मराठी में लड़के को बोलते। हाँ हाँ तो सलीम पोरिया और राजू बटाटा, ओके इन दोनों को वो विजय कांबले ने एक बार कंजारीवाड़ा में अटैक करने के लिए भेजा, गोपी कंजारी के ऊपर। ओके और दोनों भी हथियार लेके वो कंजारीवाड़ा में घुस गए। हाँ लेकिन एट द सेम टाइम क्या हुआ,
कि गोपी कंजारी तो वहां पे नहीं था, लेकिन कंजारीवाड़ा के जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग वहां पे मौजूद थे, हाँ उनके हाथ में ऑलरेडी हथियार थे। हाँ, वो बहुत डेंजरस गैंग था, पूरा कंजारी गैंग। डेंजरस मतलब खूंखार टाइप का था वो गैंग। हाँ हाँ तो ये सलीम पोरे और राजू बटाटा कंजारीवाड़ा में घुसे ना, हाँ। तो सामने वाले लोगों के हाथ में पहले से हथियार मौजूद थे। तो ओके। सलीम पोरिया और राजू बटाटा को फायर ओपन करने का मौका नहीं मिला। हाँ। पहले सामने से फायर आया कंजारीवाड़ा के लोगों की तरफ से। ओके। तो उसमें सलीम पोरिया ने फिर फायर ओपन किया, तो कंजारीवाड़ा का एक आदमी मारा गया, सलीम पोरिया भी मारा गया ओके। रिटेलिएशन में। ओके। और राजू बटाटा था जो था ना, वो अपने रिवॉल्वर से एक गोली फायर करके वहां से भाग गया। ओके। इस घटना के बाद क्या है, जो गोपी कंजारी था हाँ। वो मुंबई छोड़ के इंदौर शिफ्ट हो गया। ओके। और उसने वहां पे इंदौर में मतलब कंजारीवाड़ा से गोपी कंजारी इंदौर शिफ्ट हो गया, वहां से कोई लोग नेपाल शिफ्ट हो गए। ओके। और गोपी कंजारी ने इंदौर में ही शादी करके उसके बाल बच्चे वही के हैं। ओके। ऐसी बात है। और उसके थोड़े दिनों के बाद क्या है, ये विजय उतेकर कंजारी जो है, हाँ ये वहां से फरार हो गया कंजारीवाड़ा छोड़ के। हाँ। बहुत समय तक वो वहां पे देखा नहीं गया। और बाद में क्या हुआ, दादर में हिंद माता रोड के पास एक विजय हिंदू होटल है, हाँ जी। वहां पे वो एनकाउंटर में मारा गया विजय उतेकर कंजारी। ओके। तो उसके बाद जब मतलब गोपी कंजारी इंदौर चला गया, विजय उतेकर कंजारी एनकाउंटर में मारा गया, उसके बाद ये दगड़ी चाल और कंजारीवाड़ा का जो झगड़ा है वो खत्म हुआ। और दगड़ी चाल मजबूत होगी, कंजारीवाड़ा खत्म हो गया। हाँ, दगड़ी चाल हथियारों के हिसाब से, मैन पावर के हिसाब से और इकोनॉमिकली भी मजबूत थी कंजारीवाड़ा के कंपैरिजन में। हाँ हाँ। हाँ, ये बात है। तो समद खान के मारने के लिए लिया गया 10 लाख रुपया जी, कंजारीवाड़ा को, और दगड़ी चाल के लोगों को बहुत महंगा पड़ा। बहुत महंगा पड़ा। इस लड़ाई में कंजारीवाड़ा का गैंग लगभग खत्म हो गया। हाँ। ये बात है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू संदेश, थैंक यू, ओके, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। सो दोस्तों, आपने सुना कि अंडरवर्ल्ड के शुरुआती दिनों में गैंग्स कैसे इवॉल्व हुए, कैसे पने पलपे और कैसे ख़त्म भी हुए, कैसे एक काम सब मिलके करते हैं और कुछ सालों के अंदर अंदर दुश्मनियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड में ना तो दोस्ती सदा के लिए होती है, हमेशा के लिए, ना ही दुश्मनी हमेशा के लिए होती है। कुछ लोग लड़ झगड़ के बाद में इकट्ठे भी हो जाते हैं और कुछ लोग इकट्ठे होने के पहले या इकट्ठे होने के बाद मारे भी जाते हैं। सो अंडरवर्ल्ड की ये कहानियाँ आपको सुनाते रहेंगे, आप सुनते रहिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।